My agent wife 71 to 75. च 71 दिल्ली। अर्थ अमर्त्य के जाने के बाद बोला, अब क्या दीवार के अंदर घुसने का इरादा है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अच्युतन चौंक गया और बोला, मुझे बोल रहे हैं? हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, सीधे बाहर आओ वरना तुम्हारे भाई को बुलाऊंगा। क्वोट। ये सुनते ही अच्युतन सीधे बाहर आया और बोला, नहीं ऐसा मत करना। उस जल्लाद को बिल्कुल भी नहीं बताना वरना मैं दी के पास चुगली कर दूंगा, फिर आप दोनों के बीच लड़ाई होगा। मेरी दी बहुत कोल्ड हार्टेड है, नाराज हो गई ना तो छोड़कर चली जाएगी, फिर पछताते रहना। अर्थ उसे घूरकर देखने लगा। एक तो इसी बात का उसे टेंशन था और अच्युतन उसमें और आग लगा रहा था। अर्थ बोला, तुम्हें तो मैं। उद्धरण चिन्ह। अच्युतन बोला, दी से शिकायत करूंगा। सोच लीजिए, और आप जानबूझकर भाई को सिंह मैंशन में शिफ्ट होने के लिए कह रहे थे ना, ताकि उन्हें दी और मेरे बारे में पता चल जाए कि हम दोनों भाई बहन एक ही जगह पर हैं, और मुझे पता है कि दी की शादी हो गई है और वह इंसान आप हो। वैसे भी पहले ही आपने मेरी मॉम और मेरे भाई को इम्प्रेस कर रखा है। अगर दी को पता चला ना कि आप उनके पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं, आपका सिर फोड़ देंगी। अर्थ बोला, उससे पहले मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। यहाँ पर मैं अपना घर बचाने में लगा हुआ हूँ और तुम दोनों भाई बहन मेरे अरमानों पर पानी फेर रहे हो। तुम्हारी बहन इतनी अनरोमांटिक है, उसे तो ढंग से किस करना भी नहीं आता, जब देखो तब धमकी देती रहती है, कभी खुद से प्यार ही नहीं करती। ये सुनकर अच्युतन आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या कहा? मतलब दी और आप? उद्धरण चिन्ह। वह अपनी आंखें बड़ी करके अर्थ को देखने लगा। अर्थ उसे ऐसा करते देख बोला, अब तुम ऐसे क्या देख रहे हो? क्वोट। अच्युतम बेचारा सा शक्ल बनाकर बोला, भाई। अर्थ बोला, भाई। उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और वह पीछे मुड़ा। अमर्त्य खड़ा था। अच्युतन खुद से बोला, ये तो चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? अब मैं फंस गया। अमर्त्य उसे घूरकर देख रहा था। अच्युतन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाथ ऊपर करके हिलाते हुए बोला, हेलो भाई, हाउ आर यू? उद्धरण चिन्ह। अमर्त्य उसे घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना तो पता था कि तुम मुंबई में हो, पर पता नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगे। अच्युतन इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ, मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, इसे बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया है। अमर्त्य बोला, ये बिल्डिंग सिंह कॉरपोरेशन है, कोई घूमने का हिस्टोरिकल प्लेस नहीं जहाँ तुम घूमने आ गए। या तो तुम पहले से यहाँ पर थे या फिर तुम पहले से ही अर्थ को जानते हो। फिर वह अर्थ की तरफ मुखातिब होकर बोला, सच सच बताना अर्थ, तुम इसे जानते हो? यह मेरा छोटा भाई है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अच्युतन अर्थ को इशारा करते हुए नहीं बताने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, पर जब अर्थ के पास गोल्डन चांस था, वह यह मौका कैसे छोड़ देता। वह बोला, मैं पहले से जानता हूँ। ये सुनते ही अच्युतन वहीं पर धम्मम से बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया और बुदाबुदाते हुए बोला, धोखेबाज जीजाजी, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्थ बोला, एक्चुअली यह मुझे शॉपिंग मॉल में मिला था और तुम्हारे फीचर्स इसके साथ मैच करते थे, तो मैंने जनरली पूछ लिया कि क्या वह तुम्हारा भाई है। फिर इसने बता दिया कि यह अच्युतन प्रजापति है और वैसे भी हम अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं। इस नाते मैंने अच्युतन को अपने घर में रहने का ऑफर दे दिया, तब से हमारे घर में ही है। मुझे नहीं पता था कि यह बिना बताया आया होगा। अमर्त्य बुरी तरीके से अच्युतन को घूरने लगा। वही अच्युतन अर्थ के मुंह से ऐसी झूठी बातें सुनकर उसे घूरकर देख रहा था। अमर्त्य बोला, उसे घूरना बंद करो, समझे? अच्युतन बोला, मेरी आंखें मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूं घूर सकता हूं, और वैसे भी आप तो चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? अमर्त्य बोला, क्योंकि मुझे अर्थ ने मैसेज करके बुलाया, मैं कुछ भूल गया हूं। ये सुनकर कि अर्थ ने जानबूझकर अमर्त्य को वापस बुलाया, अच्युतन बुरी तरीके से अर्थ को घूरकर देखने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्थ ने ये सब कब किया। अमर्त्य बोला, अब मैं मॉम को कॉल करके बताऊंगा कि तुम कहाँ हो। ये सुनते ही अच्युतन खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी में बोला, मैं अकेला नहीं हूं जो यहाँ पर हूँ, यहाँ पर दी भी है। ये सुनकर अमर्त्य, जो कृपा जी को कॉल करने ही वाला था, उसके हाथ रुक गए। वह उसे घूरते हुए बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है एवी यहाँ पर नहीं है। तुम हमेशा से बचने के लिए उसी का नाम बीच में लाते हो, मैं तुम पर यकीन नहीं करने वाला। अच्युतन बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दी यहीं पर है। अमर्त्य ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कृपा जी को कॉल किया, लेकिन अच्युतन जल्दी से खड़ा हुआ और अमर्त्य के हाथ से फोन छीन लिया और बिना सोचे समझे फर्श पर पटक दिया। फोन के 2 टुकड़े हो गए। अमर्त्य ने उसे घूरकर देखा और अपना दूसरा फोन बाहर निकाला। अच्युतन उसके हाथ में दूसरा फोन देखकर हैरान रह गया। वह फोन छीनने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अमर्त्य ने उसे एक पंच मारा। अच्युतन लड़खड़ाकर अर्थ से टकरा गया और दर्द से कराहने लगा।
अर्थ उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोला, बड़े भाई के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, वह तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर अच्युतन ने उसे घूरकर देखा। सिंह मैंशन में एवी दिल्ली जाने के लिए रेडी थी। वह सारी जरूरत की चीजें एक छोटे से बैग में पैक कर रही थी। मिस्टीरियस अपार्टमेंट। एली अपने लैपटॉप स्क्रीन पर मयंक गुप्ता के पुराने घर को देख रही थी। वह टेबल पर उंगलियों से आवाज कर रही थी। वह बोली, हो ना हो वह ब्रीफकेस इसी घर में है, कहीं तो छुपा कर रखा होगा, हमें दिल्ली के लिए निकलना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारा सच दुनिया के सामने आ जाए। वह लड़की बहुत शार्प माइंडेड है, उससे पहले हमें ब्रीफकेस उठाना होगा। तुम अर्थ को गायब करने की तैयारी करो, मैं दिल्ली जा रही हूँ। ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे गायब करना बहुत आसान है। पूरी तैयारी के साथ तो आए हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। वैसे भी मयंक गुप्ता का बेटा मानव गुप्ता हमारे किसी काम का नहीं है। उसे जिस काम के लिए भेजा था वह तो कर नहीं रहा है, उल्टे उस लड़की के पीछे पड़ गया है। एली बोली, अर्थ को ले जाने से पहले हमें अपने सारे प्यादों को ठिकाने लगा कर जाना होगा, वह बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, और खासकर उस लड़की को, यानी कि अर्थ की बीवी को मैं अपने हाथों से ठिकाने लगाऊंगी। गलत लोगों से पंगा ले लिया है उसने। उद्धरण चिन्ह। एली बोली, फिर शुरुआत कर दो, मिनिस्टर सक्सेना को खत्म कर दो। क्वोट, उसे तो कब का ठिकाने लगा चुकी हूँ। अब पुलिस ने उसकी मौत को रिवील नहीं किया, मेरी क्या गलती। क्वोट, एली उसे चौंक कर देखने लगी। वह मुझे लगा जिंदा रखकर क्या करेंगे, प्रॉब्लम हमें ही होती सो। उद्धरण चिन्ह। एली बोली, इट्स ओके। नेक्स्ट किसे टपका रही हो। क्वोट, उस पागल रायमा को। क्वोट, एली मुस्कुरा उठी। जस्ट 72 यादशाट। एली को मुस्कुराते देख वह भी मुस्कुराई और बोली, फिर चलो अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एली उसे देखकर बोली, अच्छे से ठिकाने लगाना। वह लड़की रायमा हमारा साथ देने के लिए सिर्फ इस बात पर राजी हुई थी कि उसे अर्थ मिलेगा। उसने हमें हमारी सारे काम की इन्फॉर्मेशन दी है। रायमा के बाद उम्मीद करती हूँ कि तुम मानव गुप्ता की मॉम को भी ऊपर पहुंचा दोगी। तुम चिंता क्यों करती हो, इन सब की चिंता करने के लिए मैं हूं ना। तुम बस दिल्ली जाने की तैयारी करो। मैं तुमसे उम्मीद करती हूं कि तुम वह ब्रीफकेस लेकर ही आओगी। बाकी तुम चिंता मत करो, अर्थ कल सुबह तक लैब में पहुंच जाएगा और याददाश्त मिटाने का भी काम शुरू हो जाएगा। एली उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आई ट्रस्ट यू, तुम ये जरूर कर लोगी। फिर वह अपना बैग पकड़कर वहां से निकल गई और एयरपोर्ट के लिए अपनी गाड़ी घुमाई, और वह मास्क वाली लड़की भी अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल गई। रायमा एक सुनसान सड़क पर अपनी कार खड़ी करके किसी का वेट कर रही थी। वह बार बार अपनी वॉच को देख रही थी। वह खुद से बोली, क्या मैंने उन लोगों का साथ देकर अच्छा किया। मैंने ये सब सिर्फ अर्थ को पाने के लिए किया, लेकिन वह अब तक मुझे नहीं मिला। लेकिन उस फेक काव्या को जरूर मिल गया। लगता है इन लोगों का साथ देकर मैंने अपना ही नुकसान कर लिया है। मैंने अर्थ की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी और मुझे क्या मिला, घंटा। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती हुई दिखाई दी और उसकी कार के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा ओपन हुआ और दक्षा राय बाहर आई। उसे देखकर रायमा बोली, आपने मुझे क्यों बुलाया। दक्षा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है तुमने अर्थ की सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दे दी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अर्थ मिल जाएगा। उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं। ये सुनकर रायमा गुस्सा होते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे बेवकूफ कहा। खुद तो अपने बेटे की जान लेने के पीछे पड़ी हो और मुझे बेवकूफ बोल रही हो। अचानक से तुम्हें अर्थ इतनी फिक्र क्यों होने लगी। उद्धरण चिन्ह। दक्षा राय ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। फिलहाल तुम कुछ ही देर में मरने वाली हो। ये सुनकर रायमा शॉक होकर दक्षा राय को देखने लगी और बोली, क्या बकवास है। दक्षा सीरियस होते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। तुम लोग जिसका साथ दे रहे हो जानते भी हो वह लोग कौन है। वह लोग बहुत खतरनाक है और तुम्हें कोई अर्थ नहीं मिलने वाले। वह लोग अर्थ को लेकर चले जाएंगे। उन्हें अर्थ अपने फायदे के लिए चाहिए, किसी को देने के लिए नहीं। ... अब तक अर्थ में बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो गए होंगे और मेक श्योर अर्थ ने अभी तक एंटीडोट नहीं बनाया होगा। अगर वह उन लोगों के हाथ लग गया, जानती भी हो क्या होगा। ... प्रश्नवाचक चिन्ह ... वह लोग अर्थ को सीधे अपने लैब ले जाएंगे और पता नहीं उस पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका ना जाने किस काम में इस्तेमाल करेंगे। और तुमने उसका डीएनए उन्हें दे दिया। तुम्हें पता भी, हॉस्पिटल में उसके डीएनए रिपोर्ट को बदलने के लिए उस डॉक्टर को मारना पड़ा था। और तुम बेवकूफ लड़की, तुमने सब खराब कर दिया। तुम और तुम्हारी माँ दोनों के दोनों लालची और गिरी हुई हो। ये सुनकर रायमा आंखें बड़ी करके देखने लगी। उसे दक्षा समझ नहीं आ रही थी। जहां तक उसे पता था
दक्षा वही औरत थी जिसने अपने दोनों बेटों को छोड़कर चली गई थी और मिस्टर रॉय से शादी कर ली थी और उनसे एक बेटा था कयामत जो बहुत सनकी था। उसने अपने सनकी पर में अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल अर्थ के चेहरे की तरह बनवाया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह औरत चाहती क्या है। आखिर उसने खुद ही अपने दोनों बेटों को जान से मारने की कोशिश की थी। अचानक से कहां से उसकी ममता जाग गई। रायम्मा बोली, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि वह लोग मुझे मारना चाहते हैं। दक्षा चिढ़ते हुए बोली, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर उसी का इंतजार कर रही हो ना। रायम्मा ये सुनकर चौंक गई और बोली, तुम्हें कैसे पता। दक्षा मुस्कुराते हुए अपने हाथ बांधकर बोली, मुझे पता है, मतलब बस पता है, लेकिन ये तुम्हारी उसके साथ आखिरी मुलाकात होगी क्योंकि इसके बाद तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगी। वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को दूसरों का काम बिगाड़ना ही आता है। फिर वह अपनी कार के पास गई और ड्राइविंग सीट का डोर ओपन किया और अंदर बैठ गई और कार का शीशा ऊपर किया। उसकी नज़र रिव्यू मिरर पर पड़ी। बैक सीट पर बैठे इंसान की नज़रें उसे ही घूर रही थी। दक्षा कार स्टार्ट करते हुए बोली, मुझे इतना घूरने की जरूरत नहीं है। आज जो भी हालात है ना, सब तुम्हारे दोनों भाइयों की वजह से है। यहाँ पर मैं विलेन बनी हुई हूँ। कुणाल सिंह अपने फोन पर कुछ टाइप करते हुए बोले, तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? जैसे सब कुछ तो तुमने खुद अकेले ही झेला है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कयामत पर अपनी नजरें गड़ा कर रखना, लेकिन नहीं, तुम्हारी लापरवाही की वजह से वह हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया और खुद जाकर उन लोगों से मिल गया। दक्षा झल्लाते हुए बोली, ओह प्लीज मुझे दोष देना बंद करो। ना मुझे ये बात पता थी ना ही रॉय को कि वह ऐसा कुछ करेगा। हमने उसे कभी पता चलने नहीं दिया था, पर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। कुणाल सिंह बोले, और वह अब तुम दोनों को खत्म करने के ताक में होगा। जैसे उसे मौका मिलेगा वह रॉय और तुम्हें खत्म कर देगा। क्या सोचा था? क्या हो गया? दक्षा बोली, ठीक है, गलती हो गई और वैसे भी उस एक्सपेरिमेंट ने उसे इन्फेक्टेड कर दिया है, अर्थ की तरह नहीं है वो। अब उसने मुसीबत खड़ी कर दी है तो कर दिया। तुमने भी तो उसे गोली मारा था ना। कुणाल सिंह चिढ़ते हुए बोले, जिंदा है मरा नहीं है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने बस उसे वार्निंग दी थी कि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन नहीं, अब वो और मुसीबत खड़ी कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। दक्षा बोली, अब उसे कैसे कंट्रोल करें? हाँ बताओ, उसे हमारे बारे में पता चल गया है और पता नहीं क्या करेगा। उद्धरण चिन्ह। कुणाल सिंह कुछ सोचते हुए बोले, रॉय कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। दक्षा बोली, घर पर है, कयामत ठीक नहीं है ना इसलिए। उद्धरण चिन्ह। कुणाल सिंह उसे घूरते हुए बोले, बेवकूफ औरत, तुमने रॉय को मौत के मुंह में छोड़ दिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दक्षा ने अचानक से ब्रेक लगाया और उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई थी। वह अपना फोन निकालने लगी। कुणाल सिंह बोले, कार रॉय मैंशन की तरफ घुमाओ, जल्दी, मैं उसे कॉल कर रहा हूं। दक्षा ने दोबारा कार स्टार्ट किया और तेजी से गाड़ी रॉय मैंशन की तरफ घुमाया। कुणाल सिंह रॉय साहब को कॉल कर रहे थे। रॉय मैंशन, कयामत। मिस्टर रॉय का फोन पकड़कर देख रहा था और मुस्कुराते हुए अपनी व्हील चेयर को मिस्टर रॉय के स्टडी की तरफ ले गया। उसने डोर नॉक किया और बोला, डैड आर यू फ्री? अंदर से मिस्टर रॉय की आवाज आई, आ जाओ। उनकी आवाज सुनकर कयामत के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई और वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। दिल्ली, मयंक गुप्ता का घर। इवी ने अपनी वॉच को देखा, अभी दिन के 3 o'clock बज रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली। फाइनली वह पहुंच गई। मयंक गुप्ता का घर एक छोटा सा बंगला था। वह अपनी नजरें चौकन्नी करके लंबे लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ गई। वह दरवाजे के पास पहुंच गई तो देखा कि डोर का लॉक टूटा हुआ था। दरवाजा हल्का सा ओपन था। उसने जल्दी से अपने कमर के पीछे से गन निकाला और गन को लोड किया और दरवाजा खोलकर अंदर गई। पूरे घर में अंधेरा था और घर में धूल मिट्टी जम गई थी। वह धीमे कदमों से अंदर गई। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। एवी ने जैसे तैसे स्विच खोजा और चालू किया, पर लाइट चालू नहीं हुआ। उसने सिर झटका और अपने बैग से चश्मा निकाला और पहन लिया और क्लिक किया। उसे अंधेरे में सब साफ साफ दिखाई देने लगा। वह अपनी इधर उधर नजरें घुमाने लगी। उसे सियाजी की बात याद आई और उसने लिविंग रूम के कोने में बने कमरे की तरफ अपनी कदम बढ़ा दिए। हालांकि उसे लग रहा था कि घर में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है, लेकिन उसे कैसे भी करके वह ब्रीफकेस खोजकर ले जाना था। वह जल्दी से गई और उस कमरे को पुश किया, पर वह डोर जाम हो गया था। उसने और जोर से पुश किया, फिर भी ओपन नहीं हुआ। उसने जोर से डोर पर किक मारा, डोर हल्का सा ओपन हुआ। उसने दोबारा एक किक मारा और दरवाजा पूरा ओपन किया। वह अंदर किया और वहां की हर चीज को अपने हाई क्वालिटी के ग्लासेस से स्कैन करने लगी। उसे बंद जगह की सारी चीजें दिखाई दे रही थी। वह बोली, अलेक्स। अलेक्स, जो उससे ईयरबड्स से कनेक्ट थी, वह बोला, चीफ आर यू ओके? एवी बोली, हाँ आई एम फाइन।
अलेक्स बोला, चीफ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वहां किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स है, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। एवी बोली, तुम अर्थ पर ध्यान दो, मुझे पता है यहाँ कोई और भी है, पर क्या कर सकती हूँ। पता नहीं वह ब्रीफकेस है कहाँ छिपा कर रखा है। तभी अचानक वह किसी चीज की टक्कर लगने से फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ी। अलेक्स उसके गिरने की आवाज सुनकर बोला, चीफ हेलो, चीफ आप ठीक हो ना? क्वोट। एवी उठते हुए बोली, आई एम फाइन, उद्धरण चिन्ह, और अपना चश्मा ठीक करने लगी। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। चश्मा लगाने की वजह से उस जगह को वह स्कैन कर रहा था, वहां एक फोर स्क्वायर रेड लाइनिंग शो हो रहा था। एवी ने उस जगह पर अपने हाथ से नॉक किया, आवाज आ रही थी जैसे नीचे कोई खाली जगह हो। उसने अपना हेयर पिन निकाला, जहां से रेड लाइन शो हो रहा था वहां रखा और पिन अंदर घुस गया। उसने जल्दी से उसे हटाया, वहां एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। वह बोली, अलेक्स मिल गया, उद्धरण चिन्ह। अलेक्स बोला, चीफ आई थिंक आपके पीछे, उद्धरण चिन्ह। उसका इतना कहना ही था कि एवी उस जगह से हट गई और उस जगह पर तेजी से नाइफ गुजरा। एवी ने मारने वाले को बिना मौका दिए उसके घुटने पर किक मारा। वो इंसान नीचे झुक गया। एवी ने उसे देखा, वह एली ही थी। एली अपने हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई, एवी भी खड़ी हो गई और अब दोनों के बीच में वह ब्रीफकेस था। एली मुस्कुराते हुए बोली, कितनी स्मार्ट हो ना तुम? क्वोट। एवी उसे घूरते हुए बोली, यू नीड अ ब्रीफकेस। एली सीरियस होते हुए बोली, यस बट तुम्हें मारना भी चाहती हूँ। क्वोट। एवी ने एली को पोजीशन लेते और हैंड्स नाइफ निकालते देख वह समझ गई थी कि एली जूडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट है। एली मुस्कुराई और बोली, ये ब्रीफकेस खोजने के लिए थैंक्स बट। उसने तेजी से अपने कराटे कला को शो करते हुए एवी पर अटैक किया, पर एवी को उसने कम आंका था। एवी तेजी से हटी और एली के पसली पर लात जड़ दी। एली लड़खड़ा गई और एवी को देखा और बोली, वो तुम भी ब्लैक बेल्ट हो, तब तो मजा आएगा। एवी बस उसके चेहरे को देख रही थी, फिर क्या था। दोनों के बीच हाथों, पैरों और कोहनी की फाइट शुरू हो गई थी। एली ने हैंड नाइफ पकड़ रखा था और ज्यादा अग्रेसिव होकर फाइट कर रही थी। एवी शांत थी और एली की तरह अग्रेसिव नहीं थी। एवी के गर्दन, आर्म और रिस्ट पर कट लगे हुए थे। एवी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। एवी बिना किसी हथियार के फाइट कर रही थी। एवी ने तेजी से उसके चेस्ट के नीचे किक मारा। एली दर्द की वजह से नीचे झुक गई। एवी ने तेजी से अपने हाथों और उंगलियों का तेजी से इस्तेमाल करते हुए उसके वाइटल पॉइंट्स पर अटैक किया। एली को अपने पूरे बॉडी में दर्द महसूस हुआ। एवी ने तेजी से उसके कान के नीचे के वाइटल पॉइंट हाथ से अटैक किया। एली के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। एवी ने खुद को संभाला। एली ने उसके वाइटल्स पॉइंट्स पर भी अटैक किए थे, उसे दर्द हो रहा था। उसने ब्रीफकेस उठाया और बाहर निकल गई और भागते हुए बोली, अलेक्स। दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि अलेक्स बेहोश पड़ा था और कनेक्शन ऑफ हो चुका था। जैसे ही एवी घर से बाहर निकलकर कुछ दूर पहुंची, मयंक गुप्ता का घर एक धमाके की आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। एवी को जोर का झटका लगा, वह आगे की तरफ झुलसकर गिर पड़ी। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने अपनी बंद आंखों से अपने आगे पड़े ब्रीफकेस को देखा और उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगी, पर उससे पहले ही किसी ने वह ब्रीफकेस उठा लिया। एवी बस उसकी धुंधली छवि देख पाई, वह बेहोश हो गई। जिसने ब्रीफकेस उठाया था उसने मयंक गुप्ता के घर को देखा, फिर एवी को उसके पीछे गार्ड्स खड़े थे। अर्थ अच्युतन और अमर्त्य को छोड़कर कंपनी से निकल गया। उसने एवी को कॉल किया पर एवी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उसने आगमन को कॉल किया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अर्थ परेशान होते हुए बोला, इन लोगों को हो क्या गया है? बीवी कॉल रिसीव नहीं कर रही है और यह आगमन फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। फोन क्या स्विच ऑफ करने के लिए होता है? उसने आधिपत्य को कॉल किया, उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। अब उसे सब पर गुस्सा आने लगा। वह गुस्सा होते हुए बोला, इन सबको एक साथ हो क्या गया है? अब यह हम क्यों फोन नहीं उठा रहा है? ये भी फोन बंद करके बैठा हुआ है, जब जरूरत होती है तभी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। उसने अपना फोन फ्रंट सीट पर फेंक दिया और कार ड्राइव करने लगा, तभी उसकी कार के सामने कोई आ गया। उसने तेजी से ब्रेक लगाया, उसकी कार झटके के साथ रुक गई। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराते टकराते बचा। उसने जल्दी से अपना सीट बेल्ट निकाला और दरवाजा खोलकर बाहर निकला और जल्दी से सामने गया जहां सड़क पर उसकी कार के पास एक आदमी मुंह के बल गिरा था। अर्थ जल्दी से गया और उस आदमी को पलटा। जैसे ही उसने उस आदमी को पलटा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह कोई और नहीं उसका एजेंट था, जिसके पूरे शरीर में जख्मों के निशान थे, जैसे उसे बहुत टॉर्चर किया गया हो, लेकिन अब वह मर चुका था। अर्थ आंखें बड़ी करके देखने लगा। उसे 0 सेकंड भी यह समझने में नहीं लगा कि उसे ट्रैप किया गया है।
वह तेजी से पलटा और अपने पीछे खड़े इंसान जो उसे इंजेक्शन लगाने ही वाला था उसके चेस्ट पर किक मारा और पेट पर पंच मारा। वह आदमी सीधे जमीन पर गिर पड़ा और उसी के साथ तेजी से अर्थ को अपनी गर्दन पर वाइटल पॉइंट पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी गर्दन को अपने हाथ से टच किया और बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके बेहोश होते ही वह लड़की बॉडीगार्ड के साथ आई जिस आदमी ने अर्थ को इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी उससे और अर्थ के एजेंट दोनों को अर्थ की कार में डाला। फिर अर्थ को अपनी कार में डालने के बाद एक बॉडीगार्ड ने अर्थ की कार पर टाइम बम लगा दिया। फिर वह लोग कार में बैठकर चले गए और उनके निकलते ही कार धमाके की आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया और कार के चिथड़े उड़ गए। एलेक्स को होश आया। वह अपने सिर को पकड़कर कराहते हुए उठने लगा। उसे उसके सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया था। उसे होश तो आ गया था लेकिन सब कुछ उसे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसने अपने सिर को झटका और खुद को होश में लाने के लिए अपने दोनों गालों को थपथपाने लगा। उसे सब साफ साफ दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर एक डर और परेशानी की लकीरें उभर आई। उसने जल्दी से अपने लैपटॉप को देखा जो अब किसी काम का नहीं था। उससे बुरी तरीके से डैमेज कर दिया गया था। वह अफसोस और फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाया और अपने टेबल पर रखे सारी चीजों को बिखेर दिया। वह चीखते हुए बोला, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमें धोखा दिया, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, यू बास्टर्ड। वह अपने फोन को खोजने लगा। उसे अपना फोन मिला लेकिन वह पानी से भरे गिलास के अंदर था। तभी उसकी नज़र एक ड्रम बजाते बंदर वाले टॉय पर पड़ी और वह हैरान रह गया क्योंकि वह तो कोई टॉय लेकर नहीं आया था। फिर तभी उससे उस टॉय के अंदर कुछ चमकता हुआ लाल रंग दिखाई दिया। वह बोला, नो 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 नो, यह नहीं हो सकता। वह जल्दी से तेजी दिखाते हुए उसने ग्लास से अपना फोन निकाला और अपने टूटे हुए लैपटॉप को उठाया और अपनी जरूरत की सारी चीजें जैसे तैसे पकड़ ली और तेजी से भागते हुए स्टेयर्स चढ़ते हुए भागा। वह जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचा पर दरवाजा बंद था। उसने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में दरवाजे पर किक मारा। उसे कुछ याद आया। फिर उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक मास्टर की निकाली और लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थी। उसका पूरा चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वह बड़बड़ाते हुए बोला, आगमन ने सही कहा था, इस बार की मुसीबत बहुत बड़ी है, आग के दरिया में कूदे हैं हम लोग। दरवाजा खुल गया। उसने झटके से दरवाजा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पास दरवाजे से निकलने का टाइम नहीं था। वह सीधे बालकनी में गया और नीचे झांक कर देखा और तेजी से बालकनी से नीचे कूदा और नीचे के अपार्टमेंट के बालकनी में कूद गया और वहां से सीधे नीचे की बालकनी में उतर गया और मुझे अपार्टमेंट से कूदा था। वह अपार्टमेंट ब्लास्ट हो गया और उस बिल्डिंग के फायर अलार्म्स तेजी से बजने लगे। एलेक्स ने राहत की सांस ली। वह दोबारा से नीचे उतरते हुए नीचे पहुंच गया और तेजी से वहां से निकल गया। उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में कोहराम मच गया था। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों पहुंच गई। एलेक्स वहां से सीधे टैक्सी पकड़कर निकल गया। वह अपने लैपटॉप को देख रहा था। उसे कैसे भी करके अपने लैपटॉप का डाटा रिकवर करना था। वह बुदबुदाते हुए बोला, आई किल यू। तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम हमें धोखा दे सकते हो। टैक्सी ड्राइवर ने लास्ट लाइन यानी कि धोखा दे सकते हो, ये सुन लिया था। वह बोला, लगता है गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। एलेक्स ने उसे घूर कर देखा और बोला, अपने काम से काम रखो। वह टैक्सी ड्राइवर चुप हो गया। एक अनजान जगह जो किसी हाई टेक्नोलॉजी की लैब लग रही थी जहां कुछ सफेद कोट पहने लोग अपना काम कर रहे थे। वहां पर हाई टेक्नोलॉजी की एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी और अर्थ जो बेहोश लेटा हुआ था उसने बस पैंट पहन रखा था और उसके शरीर पर कई सारी मशीनें लगी हुई थी। उसके सिर पर भी बहुत सारे वायर जैसी मशीनें लगी थी और उसकी बॉडी से ब्लड भी निकाला जा रहा था। और एक लड़का जो शायद 31-32 साल का होगा, उसने अपनी आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा पहन रखा था। वह लैपटॉप की कीबोर्ड पर तेजी से अपनी उंगलियां चला रहा था। वह लड़की चलते हुए आई और बोली, कितना टाइम लगेगा क्रिश? क्रिश चिढ़ते हुए बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करो, लगभग ये चौथी बार है जो तुम ये पूछने आई हो। याददाश्त मिटाना क्या तुम्हें कोई किसी कंप्यूटर से डाटा रिमूव करने जैसा लगता है? यहाँ इंसान की मेमोरी कार्ड उड़ानी है लेकिन इंसान की मेमोरी हम उड़ा नहीं सकते। वह लड़की बोली, व्हाट्स प्रॉब्लम? उद्धरण चिन्ह। क्रिश बोला, अरे मैडम परेशान मत करो, काम करने दो, मैं उसके सिनेप्स कनेक्शन को कमजोर बना रहा हूँ, पूरी तरह से तो नहीं पर आधी याददाश्त उड़ जाएगी। उस लड़की ने उसके सिर को जोर से मारा और बोली, आधा काम नहीं करना है, पूरा उड़ाना है, इडियट। उद्धरण चिन्ह। क्रिश को भी गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोला, तुम्हारा कुत्ता नहीं हूं जो तुम जो कहोगी वह करूंगा, लो तुम ही करो, लो करो, और चेयर से उठ गया। उस लड़की और क्रिश को सब लोग देखने लगे। वह लड़की गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी बेबी। उसने क्रिश के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और किसी बच्चे को मनाने के लिए जैसे प्यार से बात करते हैं उसी टोन में बोली, बेबी। वह उसे बाद में याद आ गया तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, ना ही इज डेंजरस। उद्धरण चिन्ह। क्रिश ने उसके हाथों को हटाकर जवाब दिया, दोबारा अपनी यादों को रिकॉल करना इम्पॉसिबल है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट वह उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही सेव रहेगी। उद्धरण चिन्ह।
वह चेयर पर बैठ गया और दोबारा उसकी उंगलियां लैपटॉप की कीबोर्ड पर नाचने लगी। उस लड़की ने सबको जलती निगाहों से देखा, सब अपना काम करने लगे। वह लड़की वहां से चली गई। क्रिश ने सिर घुमाकर अर्थ को देखा, उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई जो किसी ने नहीं देखा। वह धीरे से बुदबुदाया, डोंट वरी, आई एम हर, उद्धरण चिन्ह। उसने अपने लैपटॉप में एक पेनड्राइव लगा रखा था जो किसी ने नहीं देखा था। लगता सब बहुत नाराज है, बट क्या करूं, आज बच्चों के एग्जाम लास्ट हो गए एंड अब मुझे भी मुक्ति मिल गई। पेपर्स भी चेक कर लिए, इसलिए लेट हो गया और स्टोरी भी एंड होने के लिए रेडी है। अब जिसको जो शिकायत करना है कर सकते हैं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते और यह स्टोरी लेट होता है क्योंकि इसे सोचते वक्त मेरा दिमाग लगभग खराब हो जाता है। कुछ भी नहीं लिख सकती, समझा करो यार। इसकी एंडिंग हैप्पी नहीं है, पहले ही बता रही हूँ। जस्ट 73 वन वीक एवी को होश आया। उसकी नज़र सबसे पहले छत पर पड़ी। उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को पूरी तरीके से होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसे याद आ रहा था कि क्या हुआ था। मयंक गुप्ता का घर ब्लास्ट हो गया था जिससे वह भी झुलस गई थी और गिरकर बेहोश हो गई थी। उसने अपने बंद आंखों से किसी को ब्रीफकेस उठाते हुए देखा था। इतना याद आते ही उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसने खुद को देखा, वह वेगी बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथों और पैरों को बांधा गया था। उसने हॉस्पिटल वाले कपड़े पहन रखे थे। वह छूटने के लिए कसमसाने लगी, तभी किसी की आवाज सुनाई दी। कोशिश करके खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो, वैसे भी तुम एक हफ्ते से बेहोश थी, अब जाकर तुम्हें होश आया है। और होश में आते ही कोशिश शुरू कर दी। एवी ने जैसे ही एक हफ्ते सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह धीरे से बुदबुदाई, एक हफ्ते, मैं एक हफ्ते से बेहोश थी, यह जगह कौन सी है। वह पूरे कमरे में नजरें दौड़ाने लगी। वह कमरा किसी भी एंगल से हॉस्पिटल का वार्ड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह एक खाली कमरा था जिसमें सिर्फ एक बेड था जिसमें वह लेटी हुई थी और उसे जो आवाज सुनाई दी थी वह उस कमरे में लगे स्पीकर से उसे सुनाई दे रही थी। उसे अब टेंशन हो रही थी कि एक हफ्ते में क्या क्या हुआ होगा। वह तो गायब है, सबसे बड़ी बात उसे किसने बांध कर रखा है। सिंह मैंशन। अमर्त्य अच्युतन को घूरकर देख रहा था। अच्युतन बोला, कितनी बार सॉरी बोलूं, अब भी पता नहीं कहाँ चली गई हैं अचानक। साक्षी जी बोली, हमें तो लगता था वह आव्या मल्होत्रा है, पता नहीं था वह आव्या प्रजापति है, पर उसे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी। ओमकार जी और तेज जी भी परेशान थे। एवी अचानक गायब हो गई थी और किसी को कुछ नहीं पता था। अमर्त्य बोला, वह हमेशा महीने भर घर से बाहर रहती है, पर उसका अचानक गायब होना, मुझे अब अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। क्वोट। अच्युतन जल्दी से बोला, ऐ भाई नहीं, अभी नहीं दी, मिल ही जाएगी, मॉम को मत बताना प्लीज, उद्धरण चिन्ह। ओमकार जी बोले, हमें खुद से कोशिश करनी चाहिए, शायद मिल जाए। क्वोट। नीवी बोली, रायम अभी तो गायब है, कहीं उसने भाई के लिए उन्हें किडनैप वगैरह तो नहीं कर लिया, वह भी कम साइको नहीं है, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अमर्त्य बोला, ये कौन है। अच्युतन बोला, विलेन नंबर 1। क्या वह जीजा जी से एक तरफा प्यार करती थी? तब तो एक तरफा प्यार बहुत खतरनाक होता है। क्वोट। अमर्त्य बोला, वह कहाँ है। क्वोट। अनित बोला, वह बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में गोवा गई है, एक हफ्ते बाद आ जाएगी। क्वोट। कोसी जी बोली, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वह क्यों आव्या को नुकसान पहुंचाने लगी, उद्धरण चिन्ह। अविका बोली, अर्थ भाई। सबने स्टेयर्स की तरफ देखा जहां से अर्थ यानी कि कयामत आ रहा था, बिल्कुल अर्थ की कॉबन कॉपी। वह नीचे आकर बोला, मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है आव्या दिल्ली गई है, उद्धरण चिन्ह। अमर्त्य उसे देखकर बोला, मेरी बहन की वजह से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशानी हो रही है, आई एम रियली सॉरी, उद्धरण चिन्ह। कयामत शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं, वह मिल जाएगी। सिया बोली, अर्थ तुमने खाना पीना छोड़ दिया है, बस आव्या को ढूंढने में लगे हो, अपना भी ख्याल रखो, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कयामत इरिटेट हो रहा था। वह बोला, मेरी बीवी गायब हो गई है, मैं कैसे खुद पर ध्यान दे सकता हूँ, जब तक वह मिल नहीं जाती मुझे चैन नहीं आएगा, उद्धरण चिन्ह। वह वहां से निकलकर चला गया। वह बाहर आया और कार में बैठा और किसी को कॉल किया और बोला, उसका पता चला, उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। वह मुस्कुराया और बोला, चलो अब दिल्ली की सैर करके आ जाते हैं, और कार स्टार्ट करके निकल गया। सीक्रेट लैब। वह लड़की डॉक्टर्स पर चिल्लाते हुए बोली, वह एक हफ्ते से बेहोश पड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे होश में लाओ, उद्धरण चिन्ह। वह क्रिश को देखने लगी जो आराम से कॉफी पी रहा था। वह लड़की उसके सामने गई और बोली, तुम इतने मजे से कॉफी पी रहे हो और मेरी परेशानी नजर नहीं आ रही है, उद्धरण चिन्ह।
क्रिश कॉफी की एक सिप लेते हुए बोला, इसलिए कह रहा था उसकी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, अब उसके होश में आने का वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, आ जाएगा होश, शॉर्ट टाइम के लिए कोमा में गया है, होश आ जाएगा। सोफिया वह लड़की यानी सोफिया बोली, एली को होश आ गया है। क्रिश ये सुनकर अपने मन में बोला, मैं क्या करूं, होश आया है तो मरी नहीं, बच गई, मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। साइको कहीं की। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। सोफिया उसके कंधों पर मसाज करने के तरीके से कंधे को दबाने लगी और बोली, बेबी। उद्धरण चिन्ह। क्रिश बोला, हम। सोफिया बोली, उसे तुम होश में ला सकते हो, जैसे उसके मेमोरी कार्ड को उड़ाया वैसे ही दोबारा उसे होश में लाओ, उसका जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। क्रिश बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं भगवान हूं जो सब कुछ कर सकता है? देखो सोफिया, उसे टाइम तो लगेगा, मैं उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्या पता उसकी डेथ हो जाए, उसके मेमोरी के साथ छेड़छाड़ कर चुका हूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सोफिया चुप हो गई, उसने अर्थ को देखा जिसकी बॉडी पर अब कोई मशीनें नहीं लगी थी और उसके कपड़े चेंज कर दिए गए थे, सफेद रंग का अंडरशर्ट और सफेद रंग का पैंट पहन रखा था। क्रिश बोला, उसके ब्लड पर रिसर्च तो किया जा रहा है, डोंट वरी, पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सोफिया वहां से चली गई। क्रिश लेटे हुए अर्थ को एकटक देखने लगा और उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह खुद से बोला, होश तब आएगा जब मैं चाहूंगा। डियर सोफिया, क्वोट। वह अपनी उंगलियों से टेबल पर टैप करने लगा। कॉटेज में कुणाल सिंह दक्षा को बेजान बेड पर लेटे देख रहे थे, उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। अंकिता एक गहरी सांस लेकर बोली, आप लोगों को भी धोखा मिला और हमें भी, और सबसे बड़ी बात चीफ गायब है, वो ब्रीफकेस लाने दिल्ली गई थी। उद्धरण चिन्ह। कुणाल सिंह उस कमरे से बाहर आए जहां आधिपत्य के हाथ में प्लास्टर लगा था। नितिन तो पहले से ही टूटा फूटा था। उत्साह के लेफ्ट हैंड में पट्टी बंधी थी और सिर पर पट्टी बंधी थी। आगमन झल्लाया हुआ था। अलेक्स अपने नए लैपटॉप में तेजी से काम कर रहा था। वह बोला, उसे मैं जिंदा नहीं, जस्ट 74 सीक्रेट लैब। सीक्रेट लैब। नितिन कुछ सोचते हुए बोला, वैसे वो वह तुम लोगों की टीम में ही था ना, फिर उसने अचानक से तुम लोगों को धोखा क्यों दिया? एलेक्स अपने जबड़े भींचते हुए बोला, एक बार मिल जाए मुझे भी उससे पूछना है, उसने हमें धोखा क्यों दिया। आगमन उसे पूछते हुए बोला, एवी का पता चल रहा है उसकी लोकेशन। बीच में ही एलेक्स बोला, वही तो पता नहीं चल रहा है, कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। नितिन बोला, सिग्नल नहीं मिल रहा है मतलब? अंकिता बोली, हम सब ने अपने बॉडी में मिनी माइक्रोचिप प्लांट कर रखा है ताकि एक दूसरे को ट्रेस कर सकें। ये सुनकर नितिन बोला, क्या कहा? बॉडी में? फिर पता क्यों नहीं चल रहा है? कुछ सोचते हुए उत्साह बोला, ये बात तो निमित को भी पता है ना, अगर उसका हाथ है तो कहीं चीफ का माइक्रोचिप निकाल तो नहीं दिया। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। आगमन ने टेबल पर एक किक मारा और बोला, नो यह नहीं हो सकता, पता नहीं वह कहाँ होगी। उद्धरण चिन्ह। तभी सबको अलेक्स का फोन की मैसेज टोन सुनाई दी। अलेक्स ने अपना नया फोन निकाला और ओपन किया, उसे एक मैसेज आया था। वह बोला, उस सनकी को चीफ का पता चल गया है, दिल्ली में मयंक गुप्ता के सीक्रेट लैब में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सब जल्दी जल्दी कमरों में जाने लगे। नितिन, आधिपत्य चुपचाप बैठकर देख रहे थे। कुणाल सिंह बोले, हमें यहीं रहना होगा। क्वोट। नितिन बोला, बट मेरे बॉस। उद्धरण चिन्ह। आगमन अपनी गन अपनी कमर के पीछे लगाते हुए बोला, पता लगा लेंगे, टेंशन मत लो। उद्धरण चिन्ह। सब लोग आ गए। अंकिता को रोककर बोला, तुम यहीं रहो। अंकिता बोली, बट मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मेरी भी जरूरत पड़ेगी ना। उद्धरण चिन्ह। कुणाल सिंह बोले, ले जाओ, पता नहीं आव्या किस हालत में होगी, अगर कंडीशन क्रिटिकल हुई तो जरूरत, डोंट वरी, यहाँ हम तीनों हैं। फिर वह सब निकल गए। एवी ने अपने हाथों की रस्सियां खोल ली थी, वह अपने पैरों की रस्सियों को खोलने लगी। उसने रस्सियां खोल ली और बेड से उतर गई और पूरे कमरे को ध्यान से देखा, वहां एक भी विंडो नहीं थी। एक दरवाजा था, वह जल्दी से दरवाजे के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने डोर का हैंडल घुमाया, वहां जोर जोर से अलार्म बजने लगा। एवी बोली, व्हाट दी हेल। तभी बहुत सारे लोगों के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। एवी डोर से हट गई और साइड में खड़ी हो गई। डोर ओपन हुआ और एक साथ 8-9 गार्ड्स अंदर आ गए। एवी भी तैयार थी, उन पर टूट पड़ी। अचानक हमले से गार्ड संभल नहीं पाए। एवी ने एक गार्ड की गर्दन तोड़ दी और उसे छोड़ दिया, वो अपने हाथ पैर
कोहनी और घुटने का बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। लगभग आधे गार्ड्स का काम तमाम कर चुकी थी, पर अचानक से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे बचे 4 गार्ड्स ने पकड़ लिया। उसने एक गार्ड जिसने उसे पीछे से उसके गर्दन को पकड़ रखा था, उसके गर्दन के वाइटल पॉइंट पर कोहनी से मारा। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। उसने तेजी से सामने के गार्ड के कमर के पसलियों पर पैरों से अटैक किया, पर तभी उसके सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया और वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसके मुंह पर पानी फेंके जाने से वह होश में आई और उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने अपने सिर को झटका, उसके बाल भीगकर उसके गालों पर आ गए थे। उसने अपने सामने खड़ी रायमा को देखा जो उसे पूरी नफरत से घूर रही थी। उसने उसके बाल पकड़ लिए। एवी बस उसे देख रही थी। रायमा बोली, कैसा लग रहा है? तुमने मुझसे अर्थ को छीन लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जानती हो अर्थ की अब तक मेमोरी क्लीन हो चुकी है। ये सुनकर एवी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। रायमा ने झटके से छोड़ा। रायमा बोली, जानती हो वह लोग अर्थ के पीछे क्यों पड़े हैं? एवी उसे बस घूरने लगी। रायमा बोली, नहीं पता ना। मैं बताती हूँ, वह लोग भी मयंक गुप्ता की तरह। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से एक कड़कती आवाज आई, अगर तुमने अपनी जबान को लगाम नहीं दिया तुम्हारी जबान काट दूंगा। ये सुनते ही रायमा चुप हो गई और सामने से हट गई। एवी ने उस शख्स को देखा। उससे पहले तो बस शक था कि उसका किडनैप किसने किया है, लेकिन अब वह यकीन में बदल गया था। लेकिन उस शख्स के बगल में निमित को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई थी। हालांकि उसने अपनी टीम मेंबर की तरह इतना रिएक्ट नहीं किया। वह समझ गई थी कि निमित ने उन्हें धोखा दिया है। रायमा बोली, मानव, वह मैं। मानव उसे जलती निगाहों से देखते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, अभी क्या करने जा रही थी? रायमा बोली, सॉरी, वह मैं गुस्से में। मानव उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? ये सुनकर रायमा ने एवी को घूर कर देखा और बोली, उसने भागने की कोशिश की थी। तुम्हें अंदाजा भी है उसे कितनी मुश्किल से कंट्रोल में किया है। तुम्हारे गार्ड्स किसी काम के नहीं है, एक लड़की को कंट्रोल नहीं कर सकते। मानव ने एवी को देखा जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह लगभग बेहोशी की हालत में थी। वह तेजी से रायमा के पास गया और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। तड़ाक की आवाज के साथ रायमा फर्श पर गिर पड़ी और अपने गाल पर हाथ रखकर मानव को देखने लगी। मानव बोला, मैंने कहा था ना उसे चोट मत पहुंचाना, फिर भी तुमने अपने पागलपन में ये किया। बेवकूफ लड़की, तुम लड़कियां सच में पागल होती हो। तुम लोगों को एक दूसरे से इतनी जलन क्यों होती है? रायमा खड़ी हो गई और उसे धमकाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ क्यों दिया और उनसे झूठ क्यों बोला कि अर्थ की बीवी अब मर चुकी है? मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा साथ दिया। मैं चाहूं तो उन्हें बता सकती हूं कि तुम अर्थ की बीवी को बचाने की कोशिश कर रहे हो और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उन लोगों को तुम्हें खत्म करने में। एवी उन दोनों को शांति से देख रही थी। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से झगड़ रहे थे। एवी को इतना तो समझ आ गया था कि अर्थ उन लोगों के हाथ लग गया है। उसे कैसे भी करके यहां से निकलना था। उसे अभी पता चलने ही वाला था कि वह लोग अर्थ से क्या चाहते हैं। लेकिन बीच में मानव टपक पड़ा और पता चलते चलते रह गया। लेकिन इतना तो पता चल गया था कि वह लोग कुछ अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। उसने अपनी नजरें घुमाकर निमित को देखा। निमित कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी चीफ, बट हर कोई लॉयल नहीं होता है। एवी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। निमित बोला, वैसे मैंने आपके गर्दन पर छिपा माइक्रोचिप निकाल दिया है, आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। एवी चुपचाप बस उसे घूर रही थी, जो निमित को बहुत परेशान कर रही थी। निमित उनके साथ बस इसी मिशन में ही इन्वॉल्व हुआ था। उसे एवी की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वह इतना जान गया था कि एवी अगर कोई रिएक्ट नहीं कर रही है इसका मतलब यही है कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन उसने अपना डर जाहिर नहीं किया। रायमा वहां से गुस्से में दंदनाते हुए चली गई। मानव एवी के सामने रखी थी चेयर पर बैठ गया और सबको जाने का इशारा किया। एवी को इस बार पहले से ज्यादा मोटी रस्सियों से कसकर बांधा गया था। उसके जख्मों पर लगी चोट ऊपर से खून निकलकर सूख गया था। मानव ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। एवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, पर मानव ने उसके चेहरे पर चिपके बालों को हटाकर उसके कान के पीछे किया और बोला, वह रायमा पागल है तुम्हारे हस्बैंड के पीछे और मैं तुम्हारे। ये सुनकर यह भी नहीं उसे आंखें छोटी करके देखा। मानव मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने तुम्हें अमेरिका में देखा था गुंडों से फाइट करते हुए। मुझे तुम तभी पसंद आ गई थी। मैंने तुम्हें बहुत खोजा पर तुम अचानक से गायब हो गई थी। फिर अचानक से पता चला कि तुम इंडिया में हो और अर्थ की बीवी हो। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बट अब जब अर्थ उन लोगों के हाथ लग गया है मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तुम्हें जरूर पागल नजर आता हूं ना? एवी बोली, नहीं साइको लगते हो। ये सुनकर मानव हंस पड़ा और बोला, जानती हो मैं खुद उस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार क्यों हुआ था? प्रश्नवाचक चिन्ह।
एवी को उसकी स्टोरी सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मानव बोला, जानती हो मैं जब छोटा था मेरा कोई दोस्त नहीं था, सब मुझे बुली करते थे, मैं बहुत डरपोक और दब्बू किस्म का बच्चा था, इसका सब फायदा उठाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे बुली करते थे। मैं उन्हें जवाब देना चाहता था और मुझे वो मौका मिला। मेरे डैड, मैं उनके लैब पहुंच गया जहां वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मुझे सब बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। मेरे डैड मुझे वहां देखकर डर गए थे, उन्हें लगा कि मैं मॉम को सब बता दूंगा, बट मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, वह मुझे शामिल नहीं करना चाहते थे पर मैंने खुद ही अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। ये सुनकर एवी बोली, तुम शुरू से ही बीमार थे। ये सुनकर मानव के चेहरे के भाव बदल गए, उसने एवी के बाल पकड़ लिए और बोला, मेरी मॉम ने भी मुझे नहीं समझा और तुम भी समझ नहीं रही हो, जानती हो वो सब बच्चे मेरे डैड के एक्सपेरिमेंट की बलि चढ़ गए। नहीं, वो बच सकते थे और इन्फेक्टेड हो सकते थे, लेकिन मैंने सबको मार डाला, एक साथ 2 एनिमल्स के ब्लड को मिक्स कर दिया था। ये सुनकर एवी उसे घूरकर देखने लगी। एवी बोली, असली कल्प्रिट तुम हो, तुम्हारा बाप नहीं। मानव उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, उन्हें मेरी ये हरकत पता चल गई थी और उन्होंने मेरे लिए डॉक्टर अपॉइंट किया जो मुझे एक कमरे में बंद करके रखते थे। अर्थ उनका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था और मैं इन्फेक्टेड, एक तरह से बीमार था। उद्धरण चिन्ह, बीमार का पता नहीं, बीमारी जरूर बन गए हो, बट डोंट वरी, हर बीमारी का इलाज होता है, तुम्हारा भी इलाज है। यह आवाज सुनकर मानव की आंखें फैल गई। सीक्रेट लैब। अचानक से अर्थ की आंखें खुल गई और वह उठकर बैठ गया। क्रिश जो सैंडविच खा रहा था उसके होश उड़ गए, वह सैंडविच को फेंकते हुए बोला, नो नो, ये होश में कैसे आया। उद्धरण चिन्ह, अर्थ अपने चारों ओर अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाकर देखने लगा। क्रिश बोला, इसका होश आना मतलब मेरा गेम ओवर, वो लोग मुझे मार डालेंगे। उसने जल्दी से अपना सिस्टम ओपन किया और चेक करने लगा आखिर अर्थ होश में कैसे आया। तभी उसे अपने पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस हुआ, उसकी आंखें बड़ी हो गई, वह पीछे पलटा, अर्थ ने उसकी गर्दन दबोच ली। Just 75 Kemet saved Av. Kemet saved Av. अर्थ के अचानक ऐसे गर्दन पकड़ लेने से क्रिश की जान हलक में अटक गई थी। अर्थ ने अपने हाथ का दबाव बढ़ा दिया। क्रिश को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। अर्थ ने उसे हवा में उठा रखा था। क्रिश उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था। उसने अर्थ को देखा, उसका बिहेवियर अजीब था, उसकी आंखों की पुतलियां जल्दी जल्दी इधर उधर गोल गोल घूम रही थी, जैसे वह अपने आसपास खतरे के एहसास को भांप रहा हो। सोफिया कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ जल्दी से वहां आई, उनके आने की कदमों की आहट सुनकर अर्थ ने क्रिश को एक तरफ फेंक दिया। क्रिश फर्श पर गिर गया और खांसने लगा। अर्थ तेजी से सोफिया की तरफ पलटा, अर्थ उन्हें बुरी तरीके से घूर रहा था। सोफिया ने क्रिश को देखा जिसका चेहरा लाल हो गया था। सोफिया ने गार्ड्स को अलर्ट किया। अर्थ अचानक से आक्रामक हो गया और उन पर टूट पड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने शिकार पर टूट पड़ा हो। सोफिया की आंखें फटी की फटी रह गई। अर्थ के अंदर जैसे अचानक से बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी, वह गार्ड्स को अंधाधुंध जान से मार रहा था। सोफिया ने जल्दी से फोन निकाला, उसके हाथ भी कांप रहे थे। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसका हाथ कांपने लगा, उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। अर्थ उसके एकदम पीछे खड़ा था और उसके कंधे पर झुका हुआ था और स्मेल कर रहा था। सोफिया के कंधे पर खून की बूंदें टपक रही थी। वह डरते हुए पीछे पलटी। जैसे ही वह पीछे पलटी, अर्थ का चेहरा खून के छींटों से भरा था, उसके कपड़ों पर भी खून के छींटे थे। अर्थ इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था, उसकी आंखें शिकारी की तरह चमक रही थी। सोफिया पीछे हटने लगी। अर्थ ने अपनी गर्दन को टेढ़ा किया और उसे देखने लगा। क्रिश दोनों को देखने लगा। वह अपने मन में बोला, कम ऑन माय बॉय, जस्ट किल हर, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। कोष्टक, सोफिया ने गार्ड्स के लाशों को देखने लगी। वो भागने के लिए तैयार हो गई। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि अर्थ ने उनकी गर्दन को पकड़कर उठा दिया। सोफिया के पैर हवा में थे, उसे लगने लगा था जैसे अब वह मर ही गई। पर तभी पीछे से एली ने अर्थ को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली गन से शूट किया। अर्थ को जोर का झटका लगा और उसके हाथ ढीले हो गए। उसने सोफिया को छोड़ दिया। सोफिया फर्श पर गिर गई और खांसने लगी, वो लगभग मरते मरते बची थी। अर्थ बेहोश होकर गिर पड़ा। क्रिश ने उन दोनों को देखा। एली ने गन को फेंक दिया और क्रिश के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, उसे होश आ गया है, याददाश्त भी शायद चली गई है, तुमने बहुत अच्छे से किया है, तुम्हारा काम पूरा हो गया। उद्धरण चिन्ह, क्रिश ने एली को अपना हाथ अपनी कमर के पीछे ले जाते देखा, उसकी सांसें अटक गई, अब वो मरने वाला था। उसने अपने डर को जाहिर नहीं किया और बोला, मुझे नहीं पता उसकी याददाश्त गई है या नहीं, वो अचानक से कंट्रोल से बाहर हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, मुझे चेक करना होगा, फिर से छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर एली जिसने गन पकड़ा ही था गन को छोड़ दिया और सोचने लगी। उसने मरे हुए गार्ड्स के लाशों को देखा, सोचने के बाद बोली, ओके। सोफिया भी खड़ी हो गई।
और जल्दी से सिक्योरिटी अलार्म को प्रेस किया। कुछ ही देर में डॉक्टर की टीम अंदर आई। एली ने उन्हें इशारा किया। उन लोगों ने जल्दी से अर्थ को उठाया और वापस बेड पर लिटाया। एक डॉक्टर अर्थ के चेहरे पर लगे खून के छींटे को साफ करने लगा और आधे लोग उसके शरीर पर मशीनों को लगाने लगे। क्रिश अपना सिस्टम खोलकर बैठ गया। सोफिया एली को एक साइड लेकर गई और बोली, तुमने उसे खत्म क्यों नहीं किया? हमारा काम तो हो गया ना? एली बोली, हाँ, पर तुम शायद भूल रही हो, अगर कुछ देर पहले मैं नहीं आती तुम दोनों अब तक ऊपर की टिकट कटा चुके होते। हमें क्रिश की जरूरत तब तक पड़ेगी जब तक अर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाता। तुमने देखा नहीं वह कैसे बिहेव कर रहा था? उसने इतने लोगों को मार डाला। क्या वह हमारी बात मानता? क्रिश उन दोनों को तिरछी निगाहों से देखने लगा। वह बहुत धीरे से बोला, बिल्कुल भी नहीं। मुझे खुद को और इस लड़के को कैसे भी करके यहां से निकालना होगा। मेरे इतने सालों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद नहीं हो सकती। मुझे दोबारा इसके दिमाग के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी। सोफिया और एली भी स्क्रीन को देखने लगी, पर उन्हें ये सब समझ नहीं आ रहा था कि क्रिश कर क्या रहा है। जब तक कि क्रिश उसे खुद नहीं समझाता वह कर क्या रहा है। लेकिन क्रिश उन्हें ये तो नहीं बताता कि वह धोखा दे रहा है। सोफिया बोली, तुम कर क्या रहे हो? उद्धरण चिन्ह। क्रिश बोला, मैं कुछ चेंज कर रहा हूं। आई होप कि वह काम कर जाए और जब दोबारा होश में आए तो पहले की तरह जान लेने पर ना उतर आए। होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि उसे कितना याद है और कितना नहीं। अगर उसे कुछ भी याद नहीं होगा तो वह हमारे लिए अच्छा होगा। उसे कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुना सकते हैं। एली बोली, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। और वह वही लगे चेयर में बैठ गई। क्रिश अपने मन में उसे गालियां देते हुए बोला, ये सन की औरत, इस बार अगर अर्थ होश में आ जाए ना सबसे पहले इसी को खत्म कर दे। मुझे तो लगा था कम से कम 1 महीने तक तो अर्थ होश में ही नहीं आएगा, पर कहाँ पता था 1 हफ्ते में ही होश में आ जाएगा और यह कांड कर देगा। मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। पानी नहीं, खून फेर दिया है। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। मयंक गुप्ता का सीक्रेट लैब। आवाज सुनकर मानव पीछे पलटा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। दरवाजे के पास कयामत अपने हाथों में गन पकड़े खड़ा था। उसे अपने पैरों पर खड़े देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह बोला, तुम तो व्हीलचेयर पर थे ना, अचानक से 1 हफ्ते में अपने पैरों पर कैसे खड़े हो गए? कयामत हंसते हुए बोला, वो एक्चुअली ना, दरअसल मेरे स्टेप ब्रदर ने मुझे कोई पॉइजन नहीं दिया था जिसकी वजह से मैं कोमा में चला गया था। ये सुनकर मानव की आंखें बड़ी हो गई और वह बोला, मतलब उसने तुम्हें एंटीडोट दिया था? कयामत ने दरवाजे को बंद किया और अंदर आते हुए बोला, यस, तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो जितने दिखाई देते हो। उसने मुझे एंटीडोट ही दिया था। फिर उसकी नज़र एवी पर पड़ी जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। कयामत बोला, तुम्हें पता है तुमने किसे पकड़ रखा है? मानव उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें यहाँ के बारे में पता कैसे चला? मैंने तो कभी तुम्हें नहीं बताया। कयामत बोला, वह क्या है ना, 1 हफ्ते तक मैंने इसी जगह के बारे में पता लगाया और वैसे भी मैंने तुम्हारी वॉच में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। तुमने तो मुझे ये कह दिया कि तुम लोग अर्थ को लेकर जा रहे हो। मुझे भी यही लग रहा था। फिर मेरा दिमाग खटका कि तुम तो अर्थ की बीवी के पीछे पड़े हो, उससे छोड़कर कैसे जा सकते हो। फिर मैंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस की और यहाँ का एड्रेस मिल गया। फिर उसने एवी को देखा और हाथ हिलाकर बोला, हेलो। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? एवी ने उसे देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गई। कयामत बोला, अपने पति से बिल्कुल भी यह मत कहना कि यह हालत मेरी वजह से हुई है। तुम्हें जितनी भी तकलीफ हुई है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। वैसे तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। तुम्हारी हालत देखकर लगता है ये तो इस पागल ने नहीं किया होगा, मतलब उस पागल लड़की ने किया है। मानव अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमें धोखा दे रहे हो। ये सुनकर कयामत उसे घूरते हुए बोला, क्यों? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था क्या तुमने मुझे जान से मरवाने के लिए किला हायर नहीं किया था? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? उद्धरण चिन्ह। मानव बोला, अचानक से तुम पार्टी क्यों बदल रहे हो? कयामत बोला, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है और जिसमें मेरा फायदा है जाहिर सी बात है मैं उसी साइड जाऊंगा। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और अर्थ की जिंदगी पर मेरी जिंदगी अटकी है। वो मुझे तभी बचाएगा जब वो सही सलामत रहेगा। सो आई एम रियली सॉरी। तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला? उद्धरण चिन्ह। मानव चीखते हुए बोला, नो। उसने कयामत को पंच मारना चाहा पर कयामत झुक गया और तेजी से उसके पीठ पर किक मारा। मानव फर्श पर जा गिरा। कयामत का लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला। मानव तब तक खड़ा हो गया था। कयामत के लिए अच्छी बात थी कि मानव ने गन नहीं पकड़ा था। कयामत ने तेजी दिखाते हुए मानव के चेस्ट के नीचे वाइटल पॉइंट पर किक मारा। मानव दर्द से तड़प उठा और नीचे झुका। कयामत ने उसकी गर्दन पर इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया और मानव बेसुध होकर गिर पड़ा।